हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान और ये जो बैच है ये उदय बैच है बेटा। उदय बैच हमारे क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, जहां पर हम लोग जीव विज्ञान को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान में बेटा हम लोग किस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, तो उसका नाम है जीवों में विविधता। क्या नाम है? जीवों में विविधता। और इस चैप्टर का आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 8। कौन सा पढ़ने वाले बेटा? लेक्चर नंबर 8 हम लोग आज इसका पढ़ने वाले हैं, जीवों में विविधता। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और ये किस क्लास के बच्चों के लिए है, तो एक बार फिर से बता देता हूं कि ये हमारे 9th क्लास के बच्चों के लिए है। जो हमारे 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो आज जीव विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और जिसमें जीव विज्ञान में एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और यहां पर लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। अब आपके अंदर सर क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर लेक्चर नंबर 8 में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग, या मान लो जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्या था? जगत, है ना, किंगडम। और इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी, है कि नहीं? जगत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको क्या कहते हैं? जिसको किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। और इस जगत के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी, और R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में 1969 में R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, 6 जगत का वर्गीकरण भी बताया गया था, ये चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। 5 जगत के वर्गीकरण में जो 5 जगत का वर्गीकरण था, एक बार उसको फिर से यहां पर डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। ये जो 5 जगत का जो वर्गीकरण था, उस 5 जगत के वर्गीकरण में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को बेटा पढ़ने थे? तो हम लोगों को मोनेरा के बारे में पढ़ना था, ठीक। हम लोगों को प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना था, ठीक है। हम लोगों को फंजाई के बारे में पढ़ना था, ठीक है। मोनेरा हम लोगों को पढ़ना था, प्रोटिस्टा पढ़ना था, फंजाई पढ़ना था। फिर इसके बाद जो चौथा किंगडम था, वो क्या था? प्लांटी। चौथा किंगडम क्या था? प्लांटी था। और फिर 5वां एनिमलिया। ठीक, तो ये 5 जगत थे, ठीक है ना। ये 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक, तो इन 5 जगत के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी थी, जिसमें हम लोग बेटा मोनेरा को पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोनेरा जो कि स्टार्टिंग में मैं पढ़ाना भूल गया था, मिस हो गया था, तो बच्चों ने बताया सर मोनेरा रह गया है, तो उसको हम लोगों ने फिर बाद के लेक्चर में जब एनिमलिया स्टार्ट किया है, तो फिर वहां पे हमने मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मोनेरा हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फंजाई जो कि अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो कवक के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। प्लांटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि कितने डिफरेंट तरह के जो प्लांट को वहां पर कई सारे उपवर्गों में बांटा गया था, है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारा ही हम लोगों ने वहां पर प्लांटी में देखा था। ठीक है, एनिमलिया वाले जगत की शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी। एनिमलिया जगत को हम लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया था, वहां पर देखा था कि कितने सारे फाइलम हम लोगों को वहां पर पढ़ने थे। ठीक है, तो वहां पर जो फाइलम थे, जैसे कि एक बार आपको याद दिलाऊं, पोरीफेरा है, ठीक है, फिर सिलेंट्रेटा है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर एस्के हेल्मिन्थीस को ही निमेटोडा कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये हो गया पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, फिर एनेलिडा, ठीक, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, इसके पहले एकाइनोडर्मेटा। तो ये सारे ही क्या थे? फाइलम थे, जिन फाइलम को हम लोगों को इस एनिमलिया वाले जगत में पढ़ना था। ठीक है, तो इस एनिमलिया वाले जगत में कितने सारे फाइलम थे अभी बताया। फिर से अगर आप लोग सोच रहे होंगे सर ये याद कैसे होगा, तो बेटा वो एक कहावत कही गई है ना, करत करत अभ्यास, है ना, कि अभ्यास करने से ही होगा। प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है लर्न हो पाएगा, उतना ही आप उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीजों को तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसको यहां पर जो है हमने आपको बताया था कि जो एनिमलिया है उसमें आपको क्या क्या याद करना है। तो वहां पर आप लोगों को जैसे पोरीफेरा हो गया, तो पोरीफेरा के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जब एनिमलिया स्टार्ट किया था तो एनिमलिया के बारे में पूरा पढ़ा था, ठीक, और पोरीफेरा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोगों को जिस टॉपिक को कवर करना है वो कौन कौन से टॉपिक हैं? तो वो है बेटा सीलेंट्रेटा है, ठीक है, सीलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है और निमेटोडा है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि निमेटोडा को, ये जो निमेटोडा है इसी को क्या कहते हैं? इसी को एस्के हेल्मिन्थीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्के एस्के हेल्मिन्थीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्के हेल्मिन्थीज कहते हैं। किसको? निमेटोडा को। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्के हेल्मिन्थीज या फिर निमेटोडा, इतना हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक, फिर इसके बाद एनेलिडा आता है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा है, फिर कॉर्डेटा है मतलब कशेरुकी है, और कशेरुकी में भी फिर 5 अलग अलग चीजों को हम लोग उसको उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें जो है मछली वर्ग है, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो जल में रहने वाली मछलियां होती हैं उनको, उनके बारे में पढ़ना होता है। फिर उभयचर हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, भूमि में भी निवास करते हैं, दोनों जगह पर रहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या था? मेढक, है ना। मेढक इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, किसका? उभयचर का। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर हम लोगों को जो है पक्षी वर्ग के बारे में पढ़ना है, उसके पहले सरीसृप वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मनुष्यों के बारे में भी पढ़ेंगे, स्तनधारियों के बारे में। स्तनधारी में मनुष्य भी आते हैं, स्तनधारी में व्हेल मछली भी आएगी, ठीक है ना, स्तनधारी में चमगादड़ भी आएगा। तो फिर स्तनधारियों के बारे में बहुत बड़ा जो है ग्रुप है, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है सीलेंट्रेटा के बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से जीव जंतु के जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से जीव जंतु एस्के हेल्मिन्थीज में रखे जाते हैं, जिसको निमेटोडा भी कहते हैं। आज हम लोगों को ये डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सीलेंट्रेटा में क्या खासियत है, कौन कौन से जीव जंतु सीलेंट्रेटा में पाए जाते हैं और क्या खासियत उनमें होती है। देखो अभी ये सीलेंट्रेटा है, ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, है ना। तो ये वाला डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, ये डायग्राम हमने आपको पहले भी दिखाया था। अब गेस करके जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है। जल्दी से, क्विक क्विक क्विक, फटाफट इसको गेस करके आप लोग बताएंगे कि ये जो चित्र दिख रहा है ये मैंने आपको 2 बार बताया है ना, 2 बार मैंने आपको बताया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप बताएंगे कि ये कौन सा जो है समुद्री जंतु है जो समुद्र में पाया जाता है, क्या नाम है इसका। जल्दी से बताइए, समय शुरू होता है अब और समय खत्म भी होता है अब, ठीक है ना। अभी तक आपको याद आ जाना चाहिए, इसको बोलते हैं समुद्री एनीमोन। क्या कहते हैं इसको? समुद्री एनीमोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये समुद्री एनीमोन है, सी अर्चिन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सी अर्चिन कहते हैं, ठीक है। तो ये समुद्र में पाया जाने वाला जीव जंतु है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो सीलेंट्रेटा में जो जीव जंतु पाए जाते हैं
वो कैसे, वो जीव जंतु कहां पाए जाते हैं? वो समुद्र के जल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ये समुद्री जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो समुद्र के जल में निवास करते हैं। ठीक है, अब क्या सिर्फ सी एनीमोन ही इसका उदाहरण है? नहीं भाई, और भी उदाहरण है। ये आपको उदाहरण दिख रहा है किसका? हाइड्रा का। इसको पहचान रहे हो? क्या है ये हाइड्रा है। क्या है ये हाइड्रा है। ठीक है ना, तो ये हाइड्रा है। हाइड्रा आप देख रहे हो, ये भी कहां पाया जाता है? ये भी समुद्र में पाया जाने वाला जंतु है। और ये जो आप यहां पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी कहां, ये क्या है? ये वही समुद्री एनीमोन है, लेकिन ये यहां पर तुमको बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा होगा, या जैसा भी दिख रहा है। इसका सबसे बढ़िया जो है क्या है, मैंने इसीलिए ये वाली पिक यहां पर लगाई, ये वाला है ना, ये इसका सबसे बढ़िया जो है चित्र है, जो आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा किस तरह के ये जो है होते हैं। इनमें देखो सबसे ऊपर छोटे छोटे से बहुत सारे क्या है, हेयर्स पाए जाते हैं ना। ये क्या है? ये क्या है? ये सबसे छोटे छोटे ये हेयर्स हैं, ये जो बाल है ना, ये ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बीच में, यहां पर बीच में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। इसी तरीके से हाइड्रा में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रा में आपको ये जो लंबे लंबे से, हाइड्रा में ये बेटा आपको ये जो लंबे से आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस तरीके से कुछ निकली हुई चीजें हैं, है ना। तो ये जो लंबी लंबी सी जो निकली हुई आपको शाखाएं दिख रही हैं, ये क्या हैं? ये स्पर्शक हैं। क्या है? ये स्पर्शक हैं। ठीक है, तो हाइड्रा में स्पर्शक क्या है? हाइड्रा में यहां से ये निकली हुई ये लंबी लंबी सी जो टेंटेकल्स होते हैं, धागे के आकार की जो संरचनाएं हैं, उसको क्या कहते हैं? स्पर्शक कहते हैं। और इस स्पर्शक में क्या होता है? दंश कोशिकाएं होती हैं। क्या होता है? दंश कोशिकाएं होती है। बेटा इसको कर लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कर लो? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्या? ये दंश कोशिकाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दंश कोशिकाएं क्या करती हैं? ये डिफेंस का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? डिफेंस का। डिफेंस का मतलब ये रक्षा करती हैं। क्या करती हैं ये आपके शरीर की रक्षा करेंगी, है ना। आपके शरीर का मतलब कि आपकी रक्षा नहीं करेंगी, है ना, तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगी। तुम सोच रहे हो अच्छा मेरी रक्षा करेंगी, नहीं। ये जो जीव है ना, अब ये समुद्र में है, ठीक है ना, बेचारा छोटा सा जीव है। अब समुद्र में तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े जीव होते हैं, है ना। अब वो बड़े बड़े जीव जो हैं वो अगर इसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो जब इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये क्या करेगा? ये अपनी रक्षा करेगा ना, और इसको अपनी रक्षा करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो भगवान जी ने इसको क्या दे रखा है? इसको दंश कोशिकाएं दे रखी हैं। क्या दे रखा है? दंश कोशिकाएं दे रखी हैं, है ना। नाम से लग रहा होगा दंश कोशिकाएं, मतलब ये जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक काम करेंगी, है ना। तो खतरनाक काम क्या कर रही हैं? पहला तो इसकी ये खुद रक्षा करती हैं, ठीक है, कि तुम्हें कोई मारे ना, तुम्हें कोई पकड़े ना। अगर तुम्हें कोई बड़ा जानवर खाने आ रहा है तो तुम अपने इन टेंटिकल्स को ऐसे लहरा दो, ठीक है ना, और जिससे वो जानवर क्या हो जाए? निपट जाए, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से लहराओ, ठीक, और वो जानवर क्या हो जाएगा? निपट जाएगा, मर जाएगा। इससे क्या हो जाएगी? इसकी रक्षा होगी। दूसरी बात, जब इसको भूख लगती है, क्या होता है? जब इसको भूख लगती है तो इसको क्या चाहिए? भोजन। और भोजन, अब ये अपना भोजन स्वयं तो बना नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बना सकता है, इसलिए ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, ठीक है ना। और जब दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा तो फिर ये क्या करेगा? फिर ये जो है दूसरे जीव को पकड़ेगा, उसको मारेगा, ठीक है। तो अब उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए भी ये दंश कोशिकाएं क्या करेंगी? ये काम आएंगी। तो ये जो दंश कोशिकाएं ये रक्षा का भी काम करती हैं, और दूसरा शिकार पकड़ने का भी काम करती हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया? इसका रक्षा, और दूसरा काम क्या हो गया? शिकार पकड़ना। तो ये दंश कोशिकाएं जो हाइड्रा में भी पाई जाती हैं, और ये जो आप यहां पे इसके हेयर्स देख रहे हैं ना, ये तो स्पर्शक हो गया, जिसके माध्यम से ये किसी में चिपक जाएगा जा करके। और इसके अलावा ये जो आप यहां पर इसके ये जो छोटे छोटे से जो हमने आपको बताया धागे के आकार की संरचना है, तो ये जो धागे के आकार की जो संरचनाएं जो निकली हुई है ना बेटा, ये धागे के आकार की संरचनाएं क्या हैं? ये दंश कोशिकाएं हैं। क्या है ये दंश कोशिकाएं हैं,
ठीक है। और ये दंश कोशिकाएं क्या करेंगी, तो वही काम करेंगी जो काम हाइड्रा में करती हैं। भाई इनका काम तो एक ही होगा ना, दंश कोशिकाओं का काम क्या होगा, रक्षा, ठीक, और दूसरा शिकार पकड़ना। ठीक है ना, तो ये दो काम तो रहेंगे ही रहेंगे। स्पर्शक का काम क्या होता है, स्पर्शक का काम होता है कि किसी जीव में या किसी आधार पे जाकर के क्या हो जाना, चिपक जाना, उसको स्पर्श करना और स्पर्श करके वहां पर चिपक जाना। ठीक है ना, तो किसी आधार से चिपकने में, सबस्ट्रेट से चिपकने में, किसी जानवर को पकड़ने में, वहां पर ये क्या करेंगे, स्पर्शक मदद काम करेंगे। ठीक है, मदद आएंगे। और ये जो लंबी लंबी जो आपको संरचनाएं दिख रही है, इनको क्या कहते हैं, दंश कोशिकाएं कहते हैं। ये दंश कोशिकाएं क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये काम करती हैं, पहला किसका काम करती है, रक्षा का, और दूसरा किसका काम करती है, शिकार को पकड़ने का। ठीक है, तो ये कहां पर पाए जाते हैं, चाहे हाइड्रा हो या फिर वो समुद्री एनिमोन हो, सी अर्चिन हो, ये समुद्री जीव जंतु होते हैं जो समुद्र के जल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसमें लिखा क्या क्या हुआ है। ये सारी चीजें आपको यहां पर समझनी है। ठीक है, पहला क्या है, ये समुद्री जीवों का एक समूह है। क्या है ये, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये समुद्री जीव होते हैं, तो क्या है ये समुद्री जीवों का जो एक समूह है। ठीक है, जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर समुद्र के तल पर चट्टानों से जुड़े होते हैं। कहां से, चट्टानों से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये चट्टानों से जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक, तो ये चट्टानों से कैसे जुड़े होते हैं, किस तरह से ये चट्टानों से चिपके होते हैं। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया था कि जुड़े रहने के लिए क्या होता है, स्पर्शक। क्या है, स्पर्शक है ना। देखो ये दिख रहा है ना, ये स्पर्शक, ये क्या है, ये स्पर्शक हैं जो क्या काम करते हैं, चट्टानों से किसी आधार से जुड़े रहने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो किसी चट्टानों से या किसी आधार से ये जुड़े रहते हैं, चट्टानों से जुड़े हुए पाए जाते हैं। और किस माध्यम से जुड़े होते हैं, तो आप बताएंगे कि स्पर्शक के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा, स्पर्शक के माध्यम से चट्टानों से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, उनके शरीर में गुहिकाएं पाई जाती हैं। गुहिकाओं का मतलब क्या है, केविटीज। केविटी मतलब खाली स्थान। खाली स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पाचन अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय दोनों प्रकार से होता है। मतलब जो पाचन की क्रिया है वो अंतःकोशिकीय भी होती है और बाह्य कोशिकीय भी होती है। इसके अलावा इसमें देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, इनका शरीर जो है, इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है। कोशिकाओं की कितनी परतों का बना होता है, दो परतों का बना होता है। अब ये दो परत कौन कौन सी होती है, तो देखो एक होती है बाह्य परत, एक क्या होगी, एक होगी बाह्य परत। ठीक, दूसरी होगी अंतः परत। ठीक, कितनी परतों का बना है, दो परतों का बना होता है। दो परतें कौन कौन सी हो गई, एक हो गई बाह्य परत और दूसरी हो गई अंतः परत। ठीक, अब बाह्य परत जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है एक्टोडर्म की। किसकी होती है, एक्टोडर्म की। और जो अंतः परत होती है वो इंडोडर्म की। किसकी होती है, इंडोडर्म की होती है। ठीक है, तो बाह्य परत एक्टोडर्म की होती है और अंतः परत इंडोडर्म की होती है। इस तरीके से ये बाह्य परत और अंतः परत एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिल करके जो है इनका शरीर बना होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर उदाहरण क्या आ जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, सी एनिमोन हो जाएगा, मतलब कि सी अर्चिन हो जाएगा, इसके अलावा जेलीफिश हो जाएगा, और भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हो जाएंगे जो कहां पाए जाते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले जीवों का एक समूह होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर मिस हो गया, और कौन सा पॉइंट मिस हो गया आप हमको बताइए जरा,
ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानबूझ करके यहां नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कब आएगा? जब उसको बार बार आपको बताएंगे। तो पहले भी बताया, दोबारा फिर बता रहे हैं क्या, कि एक पॉइंट यहां पर मिस हुआ है। और कौन सा पॉइंट है, जरा याद करके बताओ आप हमको। दंश कोशिका का। किसका? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, क्या पाई जाती हैं? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और काम क्या करती हैं? जो रक्षा करेंगी, किससे? दूसरे बड़े जीव जंतुओं से, है ना। दूसरे बड़े जीव जंतुओं से रक्षा करेंगी तथा शिकार को पकड़ने में मदद करेंगी। शिकार पकड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, और जो चट्टानों से जुड़े होते हैं वहां पर क्या था? किसके माध्यम से? स्पर्शक के माध्यम से, है ना। स्पर्शक की सहायता से चट्टानों से जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, वो क्या था, कि इन जो सेलेंट्रेटा के अंतर्गत जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि समुद्र में अक्सर पाए जाते हैं, समुद्र में ही जो है इन जीवों का समूह पाया जाता है, चाहे वो हाइड्रा हो, चाहे सी एनीमोन हो, ठीक है, या फिर वो जेलीफिश हो, कोई भी हो। तो इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये दंश कोशिकाएं क्या करती हैं? ये दंश कोशिकाएं किसी बड़े जीव जंतु से हमारी रक्षा करती हैं, हमको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब हमको भूख लगी होती है, जब इन जानवरों को भूख लगी होती है, तो जब इन जीवों को भूख लगी होती है तो क्या करते हैं? ये किसी दूसरे शिकार को पकड़ना होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, है ना। तो ये परपोषी होते हैं। कैसे? परपोषी। अब कह दो परपोषी क्या होते हैं? तो परपोषी वो जीव जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो ये जीव जंतु कैसे हैं? परपोषी हैं। इसका मतलब अपने भोजन के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक, तो इसलिए क्योंकि ये दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, तो उन जीवों को पकड़ना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, उनका शिकार करना पड़ेगा। तो उनके शिकार करने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए जो है क्या पाई जाती है? यहां पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? ये हो गया सीलेंट्रेटा के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किसके बारे में? प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं? तो प्लेटी एक शब्द यहां पर आ रहा है। कैसा क्या आ रहा है? प्लेटी। प्लेटी का मतलब क्या हो गया? प्लेट के आकार की। किसके आकार की? प्लेट के आकार की। और प्लेट कैसी होती है? प्लेट कैसी होती है? तस्करी कैसी होती है? चपटी होती है। प्लेट के आकार की मतलब कैसी हो गई? चपटी हो गई। ठीक, कैसी होती है? चपटी होती है। इसका मतलब अब देखो यहां पर ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? कि इनका जो शरीर है वो पृष्ठधारी एवं चपटा होता है। कैसा होता है? पृष्ठधारी एवं चपटा होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहते हैं। इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। क्यों इनको चपटे कृमि कहा जाता है? क्योंकि इनका जो शरीर है वो कैसा होता है? चपटा होता है। कैसा होता है? इनका शरीर चपटा होता है, इसलिए इनको चपटे कृमि कहा जाता है। अब आप सोच रहे हो सर चपटा होता है तो दिखता कैसा है? तो ये भी देख लो भाई कि कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है ना। अब आप चाहे यहां पर इस वाले जीव जंतु को देख रहे हो, चाहे इस वाले जंतु को देख रहे हो, या फिर ये जो लंबा सा कैसे फीते के आकार का है, ठीक है ना, कैसा है? फीते के आकार का है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फीता कृमि कहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ये फीता कृमि देख रहे हो, चाहे आप ये लीवर फ्लूक देख रहे हो, या फिर आप ये प्लेनेरिया देख रहे हो, ये सभी इनका आकार कैसा बेटा? चपटा है।
है ना। जैसे आप ये हाथ देख रहे हो ना, अब ये हाथ अगर ऐसे आगे पीछे देखोगे तो जो इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत ही पतली है, तो ये चपटा हुआ है। तो इसी तरीके से बेटा ये कैसे होते हैं, चपटे हुए होते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको चपटे क्रमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चपटे क्रमी कहा जाता है। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है पॉइंट। तो कह रहा है कि इस वर्ग के जंतुओं की जो शारीरिक संरचना है, क्या है, जो इस वर्ग के जंतुओं की जो शारीरिक संरचना है वो कैसी होती है, अत्यधिक जटिल होती है। कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इनका शरीर जो है वो द्विपार्श्व सममित होता है। कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। तो अब ये द्विपार्श्व सममित क्या होता है, ये द्विपार्श्व सममित का मतलब यहां पर समझ में आ रहा है, ये वही है जो अभी हम लोगों ने सीलेंट्रेटा में पढ़ा था। सीलेंट्रेटा में क्या पढ़ा था कि इस तरह के जो जीव होते हैं या इस श्रेणी के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनका शरीर दो परतों का बना होता है। ठीक है, तो वो दो परत हो गई। वो दो परत कहां पर हम लोगों ने देखा, सीलेंट्रेटा में देखा। लेकिन यहां पर द्विपार्श्व का मतलब क्या है, द्विपार्श्व का मतलब ये है कि जैसे ये कोई जीव जंतु है, ठीक है, अब ये क्या है, ये लीवर फ्लूक है। ठीक है, क्या है ये लीवर फ्लूक है। अगर हम इसको बीच से काट दें, क्या कर दें, अगर हम इसको ऐसे बीच से यहां, अगर हम उसको इस तरह से काट दें तो क्या होगा, अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे तो इसका जो शरीर है वो इस तरह से दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको दाएं और बाएं दो भागों में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है द्विपार्श्व सम्मिति है। क्या है, ये द्विपार्श्व सम्मिति है। द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब क्या है कि अगर आप किसी जीव को, या जैसे मान लो अगर ऐसे आप खड़े हो, या जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब आप मुझको एकदम बिल्कुल यहां सीधे एकदम सिर्फ एक ही अक्ष से, और कोई अच्छे से नहीं, अगर आप ऐसे काटोगे तो सर अलग हो जाएगा और शरीर, बाकी शरीर का धड़ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं काटना है। ठीक है ना। अभी आप इसको ऐसे लंबवत जो है, ऐसे इस तरह से जब आप इसको काटेंगे तो जब आप इस शरीर को लंबवत एक रेखा से होते हुए सीधे लेकर के जाएंगे तो ये जो शरीर है ये दो टुकड़ों में विभाजित होगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इस शरीर को ऐसे काटेंगे, यहां बिल्कुल बीच से होते हुए एकदम ऐसे नीचे जाएंगे, तो ये शरीर के जो दो धड़ होंगे, जो दो टुकड़े होंगे, वो दो बराबर टुकड़े होंगे। बराबर का मतलब कि आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर। तो जो इधर का दाहिना हिस्सा होगा वही कैसा होगा, बायां हिस्सा भी होगा। और एक आंख इधर आएगी तो एक आंख इधर वाले हिस्से में आएगी, एक हाथ इधर वाले हिस्से में आएगा तो जो धड़ होगा उसमें ये वाला एक हाथ आएगा। ठीक है ना। तो जब आप किसी शरीर को, जब आप किसी भी जीव के शरीर को इस तरह से लंबवत अगर ऐसे आप काटते हैं, उसको एक सीधी रेखा से ऐसे काटते हैं, तो उसका शरीर दो भागों में, दाएं और बाएं भागों में विभाजित हो जाता है। और वो कैसा होता है, दोनों ही भाग, चाहे दायां भाग हो चाहे बायां भाग हो, दोनों ही कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये लीवर फ्लूक है, ठीक है, फिर से उसको देखो जरा, जैसे ये लीवर फ्लूक है, लेकिन अगर इस लीवर फ्लूक को हम बिल्कुल अगर सीधी रेखा से होते हुए इस तरह से अगर काटेंगे यहां पे, तो जब इसको हम सीधी रेखा से होते हुए बिल्कुल काटेंगे तो क्या होगा, तो इसका ये वाला हिस्सा जो भाग है, जो ये वाला कैसा भाग है, ये वाला दायां भाग है। ठीक है, और ये कैसा है, ये बायां भाग। आपका तो सर आप ये तो वाले हाथ से लिख रहे हो, ये तो जो है दाहिना हाथ होता है ना। तो ये क्या हो गया, ये दायां भाग हो गया, ये बायां हो गया, या फिर ये इसको बायां मान लो या इसको दायां मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन इसके ये जो दो धड़ हैं, ये वाला जो हिस्सा है वो और ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप, ये प्लेनेरिया का चित्र है, किसका चित्र है, ये प्लेनेरिया का चित्र है। और जब आप इस प्लेनेरिया को, जब आप इसको काटोगे, जब आप इसको ऐसे सीधे होते हुए काटोगे, तो अब ये टेढ़ा चित्र बना है तो इसलिए इसको टेढ़ा काटना पड़ रहा है। ठीक है, और जब आप इसको इस तरह से काटोगे तो अब इसमें देखो दो आंख है ना, तो एक आंख चली गई इधर वाले धड़ में और एक आंख आ गई इधर वाले धड़ में। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल कैसा ही होगा, जैसा हिस्सा ये वाला होगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि अगर आप, जैसे ये मेरा शरीर है और इसको आप बिल्कुल इस तरह से ऐसे सीधे होते हुए काटेंगे तो आधा धड़ इधर चला जाएगा और आधा इधर। अब ये जो दायां वाला धड़ है वो बाएं वाले धड़ के बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है ना। एक आंख अगर दाएं वाले धड़ में है तो एक आंख बाएं वाले हिस्से में भी होनी चाहिए। अगर एक हाथ बाएं वाले हिस्से में है तो दूसरा दाएं वाले हिस्से में भी
होना चाहिए। मतलब जितना हिस्सा एक तरफ वाले भाग में है उतना ही दूसरी तरफ वाले भाग में बराबर होना चाहिए। तो जब किसी भी जीव को आप उसको दो बराबर भागों में किसी एक सीधी रेखा से होते हुए, कैसे सीधी रेखा से होते हुए जब उसको काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो है द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममित कहते हैं। इनका शरीर जो है वो द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के जो दायां भाग है वो बाएं भाग की संरचना क्या होती है? समान होती है। समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझे। अच्छा, एक तो द्विपार्श्व सममिति हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और सममिति होती, कौन सी? एक होती है अरीय सममिति। ये सीलेंट्रेटा में होती है। इसमें कौन सी सममिति होती है? अरीय सममिति होती है। कौन सी होती है? अरीय सममिति होती है। ये अरीय सममिति क्या है? ये अरीय सममिति क्या है? अरीय सममिति का मतलब होता है आप किसी जीव के शरीर को, किसी जीव को किसी भी अक्ष से काटो, कहीं से भी काटो, लेकिन वो दो बराबर भागों में विभाजित होगा। क्या होगा? दो बराबर भागों में विभाजित होगा। और जो सीलेंट्रेटा होता है, जो सीलेंट्रेटा के अंतर्गत जितने जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? वो अरीय सममिति के होते हैं। अरीय सममिति का मतलब कि इसको लिख लेना बेटा कॉपी में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या लिखोगे आप? कि सीलेंट्रेटा अरीय में अरीय सममिति पाई जाती है, मतलब इनका शरीर किसी भी अक्ष से काटने पर, किसी भी अक्ष से जब इनको आप काटोगे, चाहे ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काट दो, कैसे भी काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर दो बराबर, दो समान भागों में विभाजित होगा। जबकि प्लेटी में क्या है? प्लेटी में क्या? प्लेटी में द्विपार्श्व सममिति है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब कि दो बराबर भागों में, और दो बराबर भागों में बांटने के लिए सिर्फ एक ही सीधी रेखा से उसको आप विभाजित कर सकते हैं। एक ही अक्ष होता है, कौन सा? ये लंबवत होता है, सीधी रेखा से उसको विभाजित करना। और जब आप उसको सीधी रेखा से विभाजित करेंगे तो दाएं भाग और बाएं भाग दो बराबर बराबर भागों में विभाजित होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इनका शरीर त्रिकोरक होता है। क्या होता है? त्रिकोरक। त्रिकोरक का मतलब क्या है? कि इनका जो ऊतक विभेदन है वो 3 कोशिकीय स्तरों का होता है। अब ये 3 कोशिकीय स्तर क्या हो गए? तो अभी मैंने आपको सीलेंट्रेटा में क्या पढ़ाया था? 2 स्तरों का होता है, लेकिन यहां पर क्या है? 3 स्तरों का हो गया, त्रिकोरक हो गया। अब ये 3 कोशिकीय स्तर क्या होते हैं? 3 कोशिकीय स्तर क्या होते हैं? तो एक तो क्या हो जाएगा? 3 कोशिकीय स्तर में ये जो 3 कोशिकीय स्तर हैं, 3 कोशिकीय स्तर में पहला क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा बाह्य स्तर हो जाएगा, और बाह्य स्तर को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक। दूसरा अंतः स्तर हो जाएगा, और अंतः स्तर को क्या बोलेंगे? इंडोडर्म। क्या बोलेंगे? इंडोडर्म। और जो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 3 है ना, 3 कोशिकीय स्तरों का है ना, जो तीसरा हो जाएगा वो मध्य स्तर हो जाएगा। और मध्य स्तर को क्या बोलेंगे? मीजोडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीजोडर्म बोलेंगे। तो यहां पर कितने पॉइंट आपको मिल गए? 3। पहला हो गया एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, और फिर मीजोडर्म, ठीक है ना। तो यहां पर इंडो को हम लोग जो है ए से भी लिख सकते हैं ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो 3 कोशिकीय स्तर हो गए। यहां पे कितने कोशिकीय स्तर हो गए? ये 3 कोशिकीय स्तर हो गए। और ये जो 3 कोशिकीय स्तर हैं, ये इसमें पहला क्या हो गया? बाह्य स्तर हो गया,
दूसरा अंतः स्तर हो गया और तीसरा मध्य स्तर हो गया। तो बाह्य का मतलब हो गया एक्टोडर्म, अंतः का मतलब हो गया एंडोडर्म, और जो तीसरा स्तर हो गया, जो मध्य का स्तर हो गया, उसको बोलेंगे मेसोडर्म। सीलेंट्रेटा में देखो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कैसा अध्ययन करेंगे? तुलनात्मक। तो अगर बात करेंगे सीलेंट्रेटा की, तो सीलेंट्रेटा में कितने थे? सिर्फ 2 स्तर थे। देखो ध्यान से, देखो क्या लिखा है, कहीं लिखा है यहां पे, इनका जो शरीर की जो कोशिका है वो 2 परतों का बना होता है। 2 परत में क्या हो गया? एक हो गई बाह्य परत और एक अंतः परत। बाह्य परत हो गई एक्टोडर्म की और अंतः परत हो गई एंडोडर्म की। लेकिन जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का कैसा शरीर बना होता है? 3 कोशिकीय स्तरों का बना होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? त्रिकोरक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोरक कहते हैं। और त्रिकोरक में क्या आ जाएगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और तीसरा मेसोडर्म। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्या था कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं इनका शरीर चपटा होता है। ये जो है चपटे होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? चपटे क्रमी कहते हैं। क्या कहते हैं? चपटे क्रमी कहते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये वाला हो जाएगा कि द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या है कि जो इनका शरीर है वो किसी एक सीधी रेखा से होते हुए गुजारेंगे, तो दायां और बायां जो भाग होगा वो 2 बराबर समान भागों में विभाजित होगा, और उसको क्या बोलेंगे? उसको द्विपार्श्व सममिति बोलेंगे। बरोबर है? क्लियर है? इतना आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है कि इसके वास्तविक इसमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। क्या होता है? देह गुहा का अभाव होता है। क्या होता है? देह गुहा का अभाव होता है। ठीक है। जबकि देखो, जबकि सीलेंट्रेटा में क्या था? यहां पर देह गुहा पाई जाती है। क्या लिखा है? देह गुहा पाई जाती है। ठीक है। क्या लिखा है? देह गुहा पाई जाती है। और प्लेटिहेल्मिन्थेस में देह गुहा का अभाव होता है, और क्योंकि देह गुहा का अभाव होता है इसीलिए सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सकते हैं। क्योंकि अंदर की देह गुहा नहीं पाई जाती है, शरीर के अंदर एक जो गुहा होती है। देखो शरीर को क्या बोलते हैं? देह। देह का मतलब क्या हो गया? शरीर। शरीर की बनावट है वो हो गया शरीर, मतलब देह। और देह के अंदर गुहा। गुहा का मतलब क्या हो गया? केविटी, मतलब खाली स्थान। तो शरीर के अंदर की जो गुहा है उसको बोलेंगे देह गुहा। अब शरीर के अंदर अगर गुहा होगी, कोई खाली स्थान होगा, कोई जगह होगी, तो उसके अंदर फिर अंग कैसे बनेंगे? है ना। हमारे शरीर के अंदर कोई देह गुहा है नहीं है, इसीलिए तो हमारे पास देखो बढ़िया सा पेट भी है ना, खाते पीते घर वाला पेट है। ठीक है। और इसके अलावा जो है फेफड़े भी हैं, हृदय भी है ना, और जो है किडनी है, मतलब वृक्क भी है ना। तो हमारा शरीर क्या है? एक पूर्ण विकसित है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी खाली स्थान नहीं है ना। उस खाली स्थान नहीं होने की वजह से वहां पर क्या है? बढ़िया बढ़िया सुविकसित अंग जो है व्यवस्थित हो गए हैं। तो इसी प्रकार प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी देह गुहा का अभाव होता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत, पूरे नहीं, थोड़े बहुत सुविकसित अंग क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो सकते हैं। जबकि सीलेंट्रेटा की अगर बात करेंगे तो सीलेंट्रेटा में देह गुहा पाई जाती है। ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको बता ही दिया था कि जो इनका शरीर है वो पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, जिसके कारण को क्या कहते हैं? चपटे क्रमी कहते हैं। ठीक। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर कि ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है, ठीक है, ये जो चपटे क्रमी है, ये बार बार हम चपटे क्रमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट महत्वपूर्ण है और आपको ये पॉइंट मिस नहीं करना है। ये चपटे क्रमी वाला पॉइंट हो गया, द्विपार्श्व सममिति हो गया, ठीक है, और ये त्रिकोरक हो गया, जिसमें बाह्य स्तर, अंतः स्तर और मध्य स्तर की बात हो गई। ठीक है। देह गुहा का अभाव हो गया। ये सारे ही पॉइंट यहां जितने लिखे हैं 4 से 5 पॉइंट, ये आपको रट जाने चाहिए, और इतना ही अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको मार्क्स पूरे में पूरे मिलेंगे। एक पॉइंट यहां पर आप और नोट करेंगे, इसको अलग से क्यों लिख रहे हैं? जिससे कि आपको ये ज्यादा फोकस रहे, ज्यादा याद रहे। और ये पॉइंट क्या है कि यहां पर उत्सर्जन के लिए, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और इस परिभाषा को आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो इसमें जो इसका उत्सर्जी अंग होता है, क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। वो उत्सर्जी अंग क्या होता है? कौन सा उत्सर्जी अंग होता है? तो उसको बोलते हैं ज्वाला सेल।
ज्वाला कोशिका। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिंथेस के जो जीव जंतु होते हैं उसमें एक उत्सर्जी अंग पाया जाता है। उस उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? उस उत्सर्जी अंग को कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो ज्वाला कोशिकाएं ये क्या होती है? ये उत्सर्जी अंग का काम करती है। मतलब कि जो प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर इस के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको जो है शरीर से बाहर निकाला जाता है। कि किसके माध्यम से निकाला जाता है? तो आप यहां पर बताएंगे क्या बताएंगे? ज्वाला कोशिकाएं। क्या बताएंगे? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लेम सेल्स कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं, है ना। वो किसका काम करती है? उत्सर्जी अंग का काम करती है। ठीक है, एक पॉइंट आप यहां पर और नोट करेंगे। वो पॉइंट क्या है? कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो निषेचन होता है, वो निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है, मतलब शरीर के अंदर ही निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन होता है। उत्सर्जन अंग के लिए, उत्सर्जी अंग के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। कभी कभी हिंदी में लिखा होता है फ्लेम, है ना। तो आप जान ले वो हिंदी नहीं, वो अंग्रेजी शब्द है फ्लेम। इसी को हिंदी में फ्लेम कोशिका भी लिख करके एग्जाम में ये आ सकता है, या कोई टीचर आपसे इसको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अगर उदाहरण की बात करेंगे बेटा, तो उदाहरण यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। प्लेनेरिया लिखा है और लीवर फ्लूक लिखा है। एक और होता है फीता कृमि भी होता है। फीता कृमि कौन होता है? फीता कृमि होता है। ठीक है, जो प्लेनेरिया होता है बेटा, ये जो प्लेनेरिया है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहां से कि प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है। क्या होता है? पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है। बेटा ये पुनरुत्थ भवन क्या है? इसको कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है ना। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? कि मतलब ये जो प्लेनेरिया का शरीर है ना, देखो दिखाते हैं कहां है, ये वाला, ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, ये किसका चित्र है? ये प्लेनेरिया का। देखो यहां लिखा हुआ है प्लेनेरिया। ठीक है ना। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये किसका चित्र है? प्लेनेरिया का चित्र है। और हमने आपको बताया कि प्लेनेरिया में, किसमें? प्लेनेरिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें पुनरुत्थ भवन मतलब कि रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है। ठीक है, अब ये रीजनरेशन क्या है? पुनरुत्थ भवन की क्षमता क्या है? इसका मतलब कि आप इसके शरीर को, आप प्लेनेरिया के शरीर को चाहे जितने टुकड़ों में बांट दो, चाहे जितने टुकड़ों में आप इसको काट दो, हर एक टुकड़ा जो है क्या बना देगा? एक नया प्लेनेरिया, एक नया जीव बना देगा। आपने इसको कितने टुकड़ों में बांटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप इसको 8 टुकड़ों में बांट रहे हैं तो आगे चल करके ये 8 नए प्लेनेरिया बनाने की क्षमता रखता है। और जीवों की इसी क्वालिटी को, इसी विशिष्ट लक्षण को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुत्थ भवन कहते हैं। तो प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार हाइड्रा में भी, जो मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दिखाया था, ये वाला, ये किसका चित्र है? ये हाइड्रा का है। तो हाइड्रा में भी, इसमें भी क्या होता है? पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है। हाइड्रा में भी क्या होती है? ये पुनरुत्थ भवन की
क्षमता होती है। पुनरुत्थ भवन का मतलब क्या हो गया, वही कि अगर आप इस जीव को जितने टुकड़ों में विभाजित कर दो, अगर आप इस एक छोटे से जीव के शरीर को 10 टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो ये आगे चल करके 10 नए हाइड्रा बनाने की क्षमता रखता है। तो बेटा ये हाइड्रा जो आता है किसमें, सीलेंट्रेटा में आता है। हाइड्रा किसका उदाहरण है, सीलेंट्रेटा का, इसमें भी पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है। इसी प्रकार प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, लेकिन प्लेनेरिया में भी पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है। इसका मतलब कि अगर आप इस प्लेनेरिया को जितने टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, जितने भागों में विभाजित कर देंगे, उतने टुकड़े एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा को आपको नोट कर लेना है। इसको क्या कहते हैं, पुनरुत्थ भवन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। और यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। क्या है, अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। कौन सा, रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका भाग है, रीजनरेशन किसका भाग है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, ये रीजनरेशन। रीजनरेशन या पुनरुत्थ भवन क्या है, ये अलैंगिक जनन का एक भाग है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं वो जनन भी किसके माध्यम से करते हैं, अलैंगिक जनन के माध्यम से करते हैं। आगे चल करके आप पढ़ेंगे ये जो जनन की प्रक्रिया है, मतलब रिप्रोडक्शन मतलब जनन, ये दो तरीके से होता है। एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। ठीक है ना, तो लैंगिक जनन के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल, एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन अलैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसमें देखो मेल और फीमेल भी अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, एक ही के अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया की खास बात क्या मैंने आपको बताई कि प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन की पावर होती है। ये क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, पुनरुत्थ भवन करते हैं। इसी प्रकार से लीवर फ्लूक है, और इसी प्रकार से क्या है, टेप वॉर्म है। टेप वॉर्म जो है अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, फीताकृमि कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे ही है। और इसमें क्या होता है, अगर आप इसको दो ऐसे बराबर भागों में विभाजित कर देंगे तो इसका ये जो शरीर है वो दाएं और बाएं दो बराबर समान भागों में, बराबर भागों में विभाजित होगा, जिसको क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया किसके बारे में, सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लिया और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ लिया। एक और पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, एस्के हेल्मिन्थीज, या इसी को कहते हैं हम लोग कहते हैं निमेटोडा। ठीक है, तो ये निमेटोडा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्के हेल्मिन्थीज भी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि एस्के हेल्मिन्थीज क्या अंग्रेजी शब्द ही है। ठीक, एस्के हेल्मिन्थीज ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसी तरह से डिट्टो ये हिंदी में भी लिखा होता है, तो कहीं कहीं पर आ जाता है कि निमेटोडा, और निमेटोडा भी अंग्रेजी शब्द है। निमेटोडा को आप कैसे लिख सकते हैं, NEMATODA, क्या हो गया, निमेटोडा। ठीक है ना, तो अंग्रेजी का ही बिल्कुल हूबहू रूपांतरण कर दिया हिंदी में। जैसे नहीं आप लोग टाइपिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, तो मुझे तुमसे मिलना है तो क्या लिखते हैं, है ना, कि आई वांट टू मीट यू, नहीं, मुझे तुमसे मिलना है ना। तो जो तुम लोग करते ना बस वही यहाँ पर किया गया, बहुत पुरानी पद्धति है। ठीक है ना, अब तुम लोग याद आ रहा कि यार हम लोग जैसे टाइपिंग करते हैं, है ना, कुछ भी लिखना होता है लिखते हिंदी में है, होता हिंदी है लेकिन लिखते उसको अंग्रेजी में है ना। गजब ही खास बात है, मतलब ट्रांसलेशन नाम की कोई चीज नहीं है। जो हम लोगों को लिखना है उसको टाइप करते हैं हम लोग, और है वो हिंदी में, लेकिन लिखते किस में, इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। मुझे जो यहाँ जाना है, तुम मुझसे वहां मिलना, तो तुम मुझसे वहां मिलना, है ना, वहां VAH ऐसे वहां लिख दिया, तो है ये हिंदी शब्द, लेकिन तुम किस में लिख रहे हो, अंग्रेजी में। तो बस वही, ये है अंग्रेजी शब्द, लेकिन यहाँ किस में लिख रहे हैं, हिंदी में। निमेटोडा, एस्के हेल्मिन्थीज तो एस्के हेल्मिन्थीज ऐसे लिख दिया, है ना। तो कोई नहीं, तुम कर सकते हो तो ये लोग भी कर रहे हैं, है ना, कौन सी नई बात है। देखो इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि एस्के हेल्मिन्थीज, तो जो एस्के हेल्मिन्थीज हैं वो कैसे होते हैं, ये गोल होते हैं। जो क्या लिखा, इनका शरीर चपटा ना होकर, इनका शरीर
इनका शरीर चपटा ना होकर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, गोलकृमी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलकृमी कहते हैं, मतलब राउंड वॉर्म। क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं, गोलकृमी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका शरीर बेटा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है, न कि चपटा होता है। प्लेटीहेल्मिंथेस का शरीर कैसा था, चपटा था, इसलिए उसको फ्लैट वॉर्म कहते थे। क्या कहते थे, फ्लैट वॉर्म, है ना। क्या कहते हैं इनको, इनका शरीर चपटा है ना, इसलिए वो क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म कहते हैं, मतलब चपटे क्रमी कहते हैं, है ना, चपटे क्रमी, फ्लैट वॉर्म। लेकिन जो नेमेटोडा हैं, जो एस्के हेल्मिंथेस, इनका शरीर चपटा ना होकर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोलकृमी कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछते हैं गोलकृमी और चपटे क्रमी में क्या अंतर है ना। तो इसका मतलब वो आपसे प्लेटीहेल्मिंथेस और एस्के हेल्मिंथेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक गोलकृमी होते हैं, इनकी जो देह गुहा होती है उसमें, उसको क्या कहते हैं, कीट सुलोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऊतक पाए जाते हैं, कीट सुलोम में क्या होता है, ऊतक पाए जाते हैं। और परंतु ये जो अंग तंत्र है ये पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनका जो शरीर की शारीरिक संरचना है, इनकी शारीरिक संरचना भी कैसी होती है, त्रिकोरिक होती है। अब त्रिकोरिक का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना प्लेटीहेल्मिंथेस में, याद आ रहा है, अभी मैंने आपको प्लेटीहेल्मिंथेस में बताया था ना, ये त्रिकोरिक क्या होते हैं। त्रिकोरिक का मतलब हो गया जो इनका शरीर है, जो इनके शरीर है वो उसमें कितने स्तर पाए जाएंगे, 3 स्तर पाए जाएंगे, इसीलिए बोला क्या है, त्रिकोरिक। क्या बोला, त्रिकोरिक। त्रिकोरिक का मतलब 3। तो 3 कौन कौन से हो गए, एक हो गया बाह्य स्तर, बार बार पढ़ोगे, बार बार याद तभी याद होगा, बाह्य स्तर। दूसरा क्या हो गया, अंतः स्तर। और तीसरा क्या हो गया, मध्य स्तर, ठीक है ना। अब बाह्य स्तर क्या होता है, बाह्य स्तर होता है एक्टोडर्म, ठीक। अंतः स्तर क्या होता है, एंडोडर्म, ठीक। और मध्य स्तर क्या हो गया, मीजोडर्म, ठीक। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, यही सेम कहां पाया गया था, यही सेम पाया गया था किसमें, प्लेटीहेल्मिंथेस में। लेकिन सीलेंटेटा में वहां पर 2 स्तर थे, कौन कौन से, खाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म सीलेंटेटा में नहीं था, लेकिन प्लेटीहेल्मिंथेस में क्या आ गया, मीजोडर्म आ गया। एस्के हेल्मिंथेस में भी क्या आ गया, मीजोडर्म आ गया। मतलब शरीर कैसा होता है, त्रिकोरिक होता है, मतलब 3 कोशिकाओं का स्तर यहां पर पाया जाता है। बाकी ये गोलकृमी होते हैं और प्लेटीहेल्मिंथेस चपटे क्रमी होते हैं, ठीक है ना। और इसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि ये कैसे होते हैं, ये परजीवी होते हैं, ठीक है ना। और कौन से परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी। आपका तो सर ये अंतः परजीवी का मतलब क्या हो गया, अंतः परजीवी का मतलब हो गया हमारे शरीर के अंदर रह के, हमारे शरीर के अंदर रह के हमको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कैसे हो गए, ये अंतः परजीवी हो गए, जो दूसरे जंतुओं में क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और वो भी कौन सा परजीवी कहते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। क्यों, क्योंकि शरीर के अंदर रह के। एक परजीवी वो है जो, अब जैसे मान लो मच्छर है, ठीक है, अब मच्छर तुमको काट रहा है, अब मच्छर तुम काट रहे हो, तुम्हारा खून पी रहा है कि नहीं पी रहा है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं तुम्हारा खून पीने वाले, फिलहाल हम लोग यहाँ बात करते हैं मच्छर की, ठीक है। अभी मच्छर हम बताएंगे मच्छर किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है ना। और मच्छर कभी भी तुमको काटता नहीं है, मच्छर कभी भी तुमको काटता नहीं, क्यों, क्योंकि मच्छर हमेशा काटती है। कह तो सर ये क्या कह रहे हो, हाँ भाई मच्छर काटती है, काटती का मतलब कि वो फीमेल मच्छर होती है। जो मच्छर आपको काट रहा है, जो मच्छर आपका खून पी रहा है, वो कौन है, वो फीमेल है, वो मेल नहीं है। जो नर मच्छर होता है, जो मेल मॉस्किटो होगा, वो हमेशा कहां बैठता है, वो जो है फलों में बैठता है, फलों के पास, है ना। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो होती है, जो मादा मच्छर होती है, वो काटती है, वो तुम्हारा खून पीती है, ठीक है ना। तो खून पीने का अधिकार किसको होता है, फीमेल को, है ना। खून पीने का कॉपीराइट किसको दिया गया है, फीमेल को दिया गया, इसीलिए जो फीमेल मच्छर है ना वो तुमको काटती है, ठीक है। फिलहाल आते हैं वापस मुद्दे पे, क्या कह रहा है, ये अधिकांशता क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। वो भी कौन से परजीवी है, तो मैंने आपको बताया
अंतः परजीवी हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर रह के या किसी भी जीव के अंदर रह करके, किसी भी जीव के शरीर के अंदर रह करके क्या करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसमें रोग उत्पन्न करेंगे। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे तो फाइलेरिया हो गया और पिनकृमि हो गया। इसके अलावा यहां पर एक और उदाहरण लिखेंगे आप, एस्केरिस। क्या लिखेंगे, एस्केरिस। ठीक है, और एस्केरिस की सबसे खास बात पता है क्या होती है, एस्केरिस की सबसे खास बात पता है, दिखाते हैं तुमको डायग्राम में हम। ये देखो, ये जो आप यहां पर ये चित्र देख रहे हैं, ये किसका चित्र है, ये एस्केरिस का चित्र है। और तुम सोच रहे हो कि सर इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि ये देखो, ये आकार में छोटा है, ठीक, और ये आकार में लंबा है ना। ये वाला जो एस्केरिस है तुमको क्या दिख रहा है, आकार में लंबा दिख रहा है, और ये वाला आकार में छोटा दिख रहा है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि ये जो आकार में लंबा है ना, ये मादा एस्केरिस है। मादा का मतलब ये फीमेल है, ठीक, और ये वाला जो है ये नर है, मतलब ये मेल है, समझे। तो जो मेल एस्केरिस है, जो नर एस्केरिस है वो आकार में छोटा होता है, और जो मादा एस्केरिस है वो आकार में अलग आकार में बड़ी होती है। ठीक है, और दूसरी बात जो आपको यहां दिख ही रहा है कि एस्केरिस में नर अलग है और मादा अलग है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में नर अलग और मादा अलग नहीं थे, मेल फीमेल दोनों एक ही में थे। लेकिन निमेटोडा में, एस्केहेल्मिन्थीज में क्या देखा हम लोगों ने कि यहां पर नर अलग है, मेल अलग है और मादा अलग है। ठीक है, अब आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि जो नर है, जो मेल है, जो मेल एस्केरिस है बेटा, उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, जबकि मादा एस्केरिस का साइज हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये भी कैसा है, ये भी गोलकृमि है, लेकिन इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वुचेरिया। इसका क्या नाम है, वुचेरिया नाम है। ठीक है, और आपका होमवर्क ये है कि आप ये ढूंढेंगे कि जो वुचेरिया है ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, आज का होमवर्क तुम्हारा ये है कि आप ये ढूंढोगे कि जो वुचेरिया है, ठीक है, जो वुचेरिया है ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है। ठीक है ना, आपको पता है कि ये जो है अंतःपरजीवी होते हैं, जितने भी हो, चाहे एस्केरिस हो चाहे वुचेरिया हो, तो ये अंतःपरजीवी होते हैं। शरीर के अंदर, किसी जीव के शरीर के अंदर रह करके क्या करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं, और उस जंतु को जिससे ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वुचेरिया कौन सा रोग उत्पन्न करता है ये आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, और ये हो गया एस्केरिस के बारे में। ठीक, अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यहां पर कुछ हम डिस्क्रिप्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। तो यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोरीफेरा, कह रहा है पोरीफेरा और सीलेंटेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। पिछले लेक्चर में जो मैंने लेक्चर नंबर 7 पढ़ाया था, उसमें मैंने पहले आपको एनिमलिया के बारे में पूरा पढ़ाया था, और उससे पहले मैंने मोनेरा के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि मोनेरा मैं पढ़ाना भूल गया था, मैंने आपको बताया था। तो मोनेरा मैं पढ़ाना भूल गया था, तो मोनेरा मैंने पहले पढ़ाया, फिर एनिमलिया पूरा पढ़ाया। ठीक है ना, पूरा पढ़ाने का मतलब एक आपको छोटा छोटा ओवरव्यू आपको दिया, हिंट दिया कि इसमें क्या क्या और हो सकता है। ठीक है, तो एनिमलिया में कौन कौन से फाइलम होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, और वो सारे जीव जंतुओं को चित्र सहित जो है आपको दिखाया गया लेक्चर नंबर 6 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है ना, और उसी में मैंने आपको बताया किसके बारे में, जो है पोरीफेरा के बारे में बताया है, जो पोरीफेरा के जीव जंतु होते हैं, जिसका उदाहरण क्या है, स्पंज जिसका उदाहरण है। ठीक है ना, स्पंज उदाहरण है उसका, और उसके शरीर में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए उसको अंग्रेजी में छिद्र को क्या कहते हैं, पोर कहते हैं। तो पोर से ही उसका नाम क्या पड़ गया, पोरीफेरा पड़ गया, कि उसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, पहली बात तो सब समुद्र में रहते हैं, दूसरा इनके शरीर में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, उसको पोरीफेरा कहते हैं। तो पोरीफेरा के जंतु जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था, वो और सीलेंटेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपके होमवर्क के लिए क्या ये होमवर्क है। ठीक है, और इसके अलावा इसी तरह से प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमेटोडा का मतलब एस्केहेल्मिन्थीज। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतुओं में क्या अंतर है, तो ये अंतर आप हमको लिख करके बताएंगे। ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया,
आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने पढ़ा इतनी सारी चीजों को, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सीलेंटेटा के बारे में पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ा और एस्केहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, मतलब कि निमेटोडा के बारे में पढ़ा। इन 3 जो है फाइलम के बारे में पढ़ा है। पोरीफेरा के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आगे आने वाले फाइलम में हम लोग एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है एक एक पॉइंट, एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसी दिक्कत है जो आपको दिक्कत दे रही है, तो आप जरूर उनको कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में।